नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल पर हमारे यहाँ पर तैयारी करवाते हैं हम सभी आप सभी साथियों एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। तो ना केवल एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ को करने के लिए बल्कि आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल के हो चाहे वो सेंटर लेवल के हो। हिस्ट्री विषय के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आप हमारे चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा सिलेबस खत्म होने जा रहा साथियों। 99% सिलेबस में आप सभी का कंप्लीट करवा चुका हूँ, सबको पता होगा। एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, हिस्टोरियोग्राफी के 1 बाय 1 पहले हमारी थ्योरी क्लासेज हुई थी, वो कंप्लीट हुई। उसके बाद हमारी अब MCQ 3 चल रही, वो कंप्लीट हुआ। और अब हमारा चल रहा है मिक्सअप, मोस्ट इंपॉर्टेंट मिक्स हिस्ट्री MCQ जो क्वेश्चन है, जो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट करंट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें लगते हैं, जिनकी संभावना ज़्यादा होती है एग्जाम में आने की, उन्हीं के ऊपर हमारा फोकस है फिलहाल अभी। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। आज के हमारा एक और वीडियो आपके सामने है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कहां से कहता है कि निम्नलिखित में से कहां से तांबे की एक मोहर मिली है जिस पर हर्ष का पूरा नाम हर्षवर्धन मिलता है तथा शिव, पार्वती और नंदी का अंकन है। बताइए साथियों। 30 सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा आपको। 30 सेकंड्स के अंदर ही आपने राइट ऑप्शन चूज करके पुटअप करना होता है अपना। तो बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा इसका क्वेश्चन नंबर 66 का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सोनीपत। जी, सोनीपत जो है हरियाणा का ही एक, हरियाणा प्रांत का एक डिस्ट्रिक्ट है। सोनीपत, पानीपत, बागपत, तिलपत, इंद्रपत, ये 5 बहुत प्राचीन काल के राज्य रहे हैं साथियों। ध्यान दीजिए इस चीज़ के ऊपर, उनका आप अच्छे से देख लेना, जो कि हस्तिनापुर में ही आते थे। महाभारत कालीन जो हस्तिनापुर थी पांडवों की राजधानी, उसके अंतर्गत आते थे। हस्तिनापुर साम्राज्य, इंद्रप्रस्थ उसकी राजधानी थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसने फर्रुखाबाद से हर्ष का एक सिक्का, स्वर्ण सिक्का प्राप्त किया है जिसके मुख्य भाग पर परम भट्टारक महाराज आदिराज श्री हर्षदेव तथा पृष्ठ भाग पर उमा महेश्वर की आकृति खुदी हुई है। बताइए, इसकी डिटेल बताता हूँ मैं। पहले आप आंसर दीजिए, फिर मैं इसका डिटेल बताऊँगा आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 67 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, 67 का ए होगा आपका। यानी कि के डी वाजपेयी, इन्हें मिली थी उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद से हर्ष का सोने का सिक्का मिला है, जिसके मुख्य भाग पर आगे वाले मेन पृष्ठ भाग पे, सॉरी मेन भाग पर परम भट्टारक महाराजाधिराज श्री हर्षदेव, और पृष्ठ भाग पर पीछे के भाग पर उमा महेश्वर बोले तो शिव और पार्वती। उमा मतलब शिव, पार्वती, और महेश मतलब शिव जी की आकृति खुदी हुई है। क्योंकि इनका जो वंश का जो वर्धन वंश था, इनका जो पुरोहित था ना, सॉरी वंश का जो देवता था, कुल देवता जो था वो शिव को माना गया है। हालांकि बाद में हर्षवर्धन ने ज़्यादा प्रेशर है आपके बौद्ध धर्म को दिया था, लेकिन उनका कुल देवता जो था वो भगवान शिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस अभिलेख में हर्ष के द्वारा श्रावस्ती भक्ति के सोमकुंड गांव को सावर्णी गोत्री भट्ट वात्स्वामी तथा विष्णु वृद्ध गोत्री भट्ट शिवदेव स्वामी को अग्रहार दान देने का उल्लेख है? आंखें बाहर आ गई, बताइए क्या आंसर होगा इसका। कौन सा अभिलेख में था उल्लेख मिलता हमें? सिक्स एट का राइट आंसर फटाफट बताइए सर, थोड़ा सा जल्दी चलेंगे, क्वेश्चन काफ़ी हमारे पास, थोड़ा फास्ट चलेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ ये जो मिला था ना,
इसकी जो डिटेल मिलती है ये मिलती है मधुबन ताम्रलेख से। मधुबन जो है ये एक कस्बा है हरियाणा प्रांत में ही, ये करनाल के आसपास पड़ता है। यहाँ पर पुलिस अकेडमी है एक, यहाँ पर पुलिस वालों को ट्रेनिंग होती है ना, तो मधुबन में पुलिस अकेडमी है जहाँ पे ट्रेनिंग होती है। करनाल के पास पड़ता है, उधर कैथल करनाल, जब दिल्ली से पंजाब जाते तो बीच में पड़ता है, चंडीगढ़ वाले रूट पे। तो ये कहता है कि सोमकुंडा गांव को दान में दिया गया था 2 लोगों को। किसको? एक जो सावर्णी गोत्र भट्ट वासवामी उसका नाम था, और सावर्णी गोत्र था उसका, ठीक है। और विष्णुवृद्ध गोत्र, यानी कि विष्णुवृद्ध गोत्र के नाम के भट्ट, जो भट्ट मतलब भाट ब्राह्मण जो होते थे भी एक, ठीक है। ज़्यादातर ये पश्चिम आपके उत्तर कश्मीर में होते थे, ठीक है। इसी और शिवदेव स्वामी उसका नाम था, भट्ट उनका गोत्र था, ठीक है। भाट ब्राह्मण जिसको आजकल बोलते हैं ना, भाट बोल देते हैं। तो भट्ट हुआ करते थे कश्मीर में। बहुत सारे मुसलमान इस्लाम जब वहाँ पर आया तो कन्वर्ट हो गए, जैसे कि सलमान भट्ट, वो भट्ट हैं, भाट ब्राह्मण जिनको बोल देते हैं, भाट ब्राह्मण बोल देते हैं। एक्चुअली वो ब्राह्मण है, भट्ट है, लेकिन वो कन्वर्ट होकर इस्लाम में बन गए तो भट्ट हो गए। लेकिन सर ने यूँ कहीं उनका भट्ट से भट्ट होगा, बस खाली नाम बदला गया, मेन उनका सलमान भट्ट। तो ये था। आगे कहता है कि हर्षवर्धन तथा बाण भट्ट की पहली मुलाकात अर्चिरावती नदी पर किस स्कंधावार में हुई थी? बताइए साथ, बहुत अच्छा है। और ये आपको ये पता होना चाहिए कि स्कंधावार क्या होता है। तो 69 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मणितारा में। किस स्थान पर थी? मणितारा स्कंधावर में। स्कंधावर जो होता है वो सैनिक छावनी होती है आपकी, जहाँ पे जब आर्मी जाती है तो पड़ाव डालते हैं ना, तंबू वगैरह डाल करके, या जहाँ सैनिक होते हैं उनकी छावनी भी बनी होती है, उसे स्कंधावर बोला गया है। तो हर्षवर्धन पहली बाण भट्ट की मुलाकात यहीं पर हुई थी। आगे कहता है कि हर्षचरित के किस उच्छावास में बाण भट्ट के प्रारंभिक वंश का परिचय तथा हर्ष से उसकी मणितारा नामक सैनिक शिविर में प्रथम भेंट का उल्लेख विवरण दिया गया है। हाँ, ये आ गया ना। हर्षचरित के कौन से उच्छावास मतलब अध्याय, कौन से अध्याय में, कौन से चैप्टर में बाण भट्ट के प्रारंभिक वंश का परिचय? उसने अपना, बाण भट्ट ने जो लिखा था हरिश्चरित और कादम्बरी, इसकी 2 प्रमुख रचनाएं थी बाण भट्ट की, ठीक है। उसने अपने खुद के वंश का परिचय दिया है, और हर्ष के साथ में उसकी पहली मुलाकात जो मणितारा नामक सैनिक शिविर में हुई थी, प्रथम भेंट, उसका विवरण दिया है। तो कौन से उच्छावास में दिया, कौन से चैप्टर या अध्याय में दिया, बताइए फटाफट। तो ऐसा इंट्रोडक्शन इसने दिया है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय उच्छावास, यानी कि 2nd चैप्टर में। नेक्स्ट कहता है 71 कि निम्नलिखित में से किसमें पुष्यभूति और शैव सन्यासी कापालिक भैरवाचार्य के पारस्परिक संबंधों का उल्लेख मिलता है? बताइए साथियों, हर्षचरित का कौन सा वो उच्छावास है या कौन सा चैप्टर जिसमें कि पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति सबको पता होना चाहिए कि हर्षवर्धन का जो खानदान था ना, वंश जो था वो पुष्यभूति वंश था, वर्धन वंश भी कह सकते हैं इसको, पुष्यभूति वंश पहले था। और शैव सन्यासी कापालिक भैरवाचार्य, शैव सन्यासी थे, कापालिक शैवों का एक वो है, क्या बोलते हैं, संप्रदाय, कापालिक बोल गए। उसके जो भैरवाचार्य थे ना, उसका एक शैव सन्यासी था जिसका नाम था भैरवाचार्य, और कापालिक जो था ना, ये था आपका शैवों का एक संप्रदाय, ठीक। उसका पारस्परिक संबंधों का, आपस में संबंधों का उल्लेख मिलता है। कौन सा उच्छावास में मिलता है, कौन से चैप्टर में मिलता है, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3rd, तृतीय उच्छावास में, यानी कि 3rd चैप्टर में मिलता है इसका उल्लेख हमें। आगे कहता है किस उच्छावास में हर्ष की दिग्विजय यात्रा कामरूप के शासक भास्कर वर्मा के राजदूत हंसबेग द्वारा मैत्री प्रस्ताव स्वीकार किए जाने का विवरण मिलता है? बताइए। ये जो था ना, कोई बता के जरा कामरूप कहाँ पर है, कामरूप कहाँ था उस समय का, कामरूप आज का कहाँ पर है?
आप ही आंसर दो यार इसका, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। 72 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा 72 का ऑप्शन नंबर सी, सप्तम, 7th चैप्टर में हुआ है ऐसा। आगे कहता है कि हूणों के उपद्रव को दबाने के लिए राज्यवर्धन को भेजना तथा पीछे प्रभाकर वर्धन की बीमारी तथा मृत्यु का विवरण हर्षचरित के किस उच्छावास में मिलता है। जब हूणों ने आक्रमण कर दिया था ना सीमा पे इसके हर्षवर्धन की, वर्धन राज्य के, तो इसका जो बड़ा बेटा था प्रभाकर वर्धन का बड़ा बेटा राज्यवर्धन, वो गया था उसको दबाने के लिए, उपद्रव को दबाने के लिए गया था, और पीछे उसका पिता बीमार हो गया और बाद में उसकी डेथ हो जाती है। तो उसको एक सूचना दी जाती है संवादक के माध्यम से, फिर वापस वहाँ से वो वापस आता है। तो कहते हैं ये डिटेल जो है, ये डिस्कशन कौन से उच्छावास में मिलता है हरिश्चरित के। ये सारे क्वेश्चन जो है ना आपके हिस्ट्रियोग्राफी संबंध रखते हैं, साथ ही ध्यान से देख लेना इनको, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। सेवेंटी थ्री का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पंचम, 5th चैप्टर मिलता है ऐसा। आगे कहता है कि राज्यवर्धन हर्षवर्धन तथा राजश्री के जन्म, बचपन तथा राजश्री का कन्नौज की नहीं भाई, के आएगा ये, कन्नौज का शासक जो था ग्रहवर्मा, कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा से विवाह का विवरण निम्न में से किस में मिलता है, कौन से उसमें मिलता है, कौन से उच्छावास से मिलता है बताइए। तो ये जो मिलता है साथियों आपको, ये मिलता है ऑप्शन नंबर बी, चतुर्थ ऊपर उच्छावास में, यानी कि 4th चैप्टर में मिलता है आपका ये डिटेल। नेक्स्ट 75 कहता है कि निम्नलिखित में से हर्षचरित के किस उच्छावास से विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन मिलता है। बताइए, हर्षचरित के जो कौन से उच्छावास में विंध्य प्रदेश, विंध्य क्षेत्र के जो जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का, यानी कि जनजातियों को उल्लेख मिलता है। आज के संदर्भ बोलते तो एसटी, शेड्यूल ट्राइब्स बोलते हैं जनजातियों को, आदिवासी जनजातियाँ तो जो जंगलों में रहती हैं। भील है, निषाद है, मल्ला है, इस प्रकार के जो जनजातियाँ हैं, हम एसटी, आजकल वो एसटी में आ गई हैं, सरकारों को एसटी में डाल दिया। एसटी में क्या डाल दिया यार, अंग्रेजों ने 1881 की जनगणना अगर आप देखो उसमें पता लग जाएगा आपको। अंग्रेजों ने पेल दिया, हमारी सरकार ने उसको कैसे कैसे इम्प्लीमेंट कर दिया, उसको ऐसे कैसे ले लिया, उसमें कोई काट छाट ही नहीं कि इन्होंने, ये थी आरामखोर सरकारें हैं, गठ बजते हैं लोग आरक्षण को लेकर के। 75 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 8वें चैप्टर में, 8th चैप्टर में। कहते हैं कि राज्यवर्धन द्वारा भिक्षु बनने की इच्छा, ग्रहवर्मा की हत्या का समाचार, राज्यवर्धन द्वारा मालवराज के विरुद्ध अभियान व विजय तथा शशांक द्वारा राज्यवर्धन की हत्या एवं हर्ष द्वारा अपने सामंत शत्रुओं से बदला लेने की प्रतिज्ञा का वर्णन किस उच्छावास में है। पूरी रामकांड दे दी भाई साहब इसने तो। राज्यवर्धन द्वारा भिक्षु बनने की इच्छा, उसके बाद फिर ग्रहवर्मा की हत्या का समाचार, और राज्यवर्धन द्वारा मालवराज के विरुद्ध अभियान और उसकी विजय, मालवराज के ऊपर विजय की थी इसने। फिर बाद शशांक द्वारा राज्यवर्धन की धोखे से हत्या कर दी गई थी, सबको पता होना चाहिए ये, ठीक है। और फिर हर्ष द्वारा अपने सामान शत्रु से बदला लेने की प्रतिज्ञा, उसने शशांक को मार डाला था, फिर बाद में हर्ष ने प्रतिज्ञा की थी ना, मैं गिने चुने दिनों में बदला नहीं लूँ तो मैं पतंगे की भांति जल मरूंगा, अग्नि में समर्पित हो जाऊंगा, उसने फिर बदला लिया था। तो ये सारी डिटेल बताता है कि कौन से उच्छावास में है, हर्ष चरित्र के किस उच्छावास में लिखी हुई है बातें सारी। 76 बताइए राइट आंसर क्या होगा साथी उसका। का जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर डी, षष्ठम यानी कि छठे में,
6 चैप्टर में है। नेक्स्ट 77 कहता है क्वेश्चन क्या कि हर्षचरित का अंग्रेजी अनुवाद निम्न में से किसने किया है, बताइए। सारे अंग्रेजों ने किए हैं, हमारे वालों ने कुछ नहीं किया क्या? समस्या क्या है साथी, 200-300 साल की गुलामी में थे हम, अंग्रेज यहाँ पर आए, उन्होंने अपने हिसाब से ट्रांसलेशन किया चीज़ों का। हमारे वालों ने तो उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया। उनको कौन सी इंग्लिश आती, वो संस्कृत इतनी गहराई में थोड़ी ना आती थी, उन्होंने तो लिख दिया उल्टा सीधा, जो उनको समझ में आया वो लिख दिया। ब्राह्मणों के साथ मिल करके कुछ न जो मन में जो उनको लगा वैसे लिख दिया उन्होंने। शुद्ध अर्थों का अर्थ भी करे गए हैं काफ़ी जगहों, कुछ जगहों पर ठीक किया उन्होंने, पर कुछ जगहों पर गलत गड़बड़ भी की है। इसी वजह से आज के लोग हमारे आपस लड़ झगड़ा करते हैं। जैसे कि अंग्रेजों ने लिख दिया वैदिक सभ्यता में गाय का मांस खाते थे ब्राह्मण। कहाँ खाते थे यार, मैंने पूरा पढ़ा, कहीं नहीं, मुझे तो बैल को पका के खाते थे। वो ये 1882 का अगर आप पढ़ोगे ना, क्या बोलते हैं ये हंटर आयोग, हाँ, उसमें ये सारी कीजिएगी, डिस्टोर्ट किया अंग्रेजों ने हमारी हिस्ट्री को, और कुछ कम्युनिस्टों ने इसमें मज़े लिए। कम्युनिस्ट सारे हरामखोर होते हैं हमेशा, चाइना वाले, चाइना के पिट्ठू तलवे चाटने वाले। तो 77 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कॉवेल तथा थॉमस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हरिश्चरित्र में किसके लिए लिखा है कि इस शासक ने शिव के अतिरिक्त किसी के सामने सर नहीं झुकाया? बताइए। किसके बारे में लिखा है कि इस शासक ने, उस राजा ने शिव के अतिरिक्त किसी के सामने सिर नहीं झुकाया, यानी कि शैव था वो और किसी से हारा नहीं वो। हर्षचरित में बाण भट्ट ने लिखा, हर्षचरित के अंदर कौन था शासक था, बताइए फटाफट। तो वो थे आपके प्यारे प्यारे हर्षवर्धन, नहीं थे भाई साहब, आपके थे भास्कर वर्मा। बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन, अरे यार भाई बड़ा क्वेश्चन है ना। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन हर्ष के शिविर में उपस्थित होकर राज्यवर्धन के मारे जाने का पूरा वृत्तांत सुनाते हुए कहा कि गुप्त नामक व्यक्ति ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया है और राजश्री कारागार से भागकर विंध्याचल के जंगलों में सती होने के लिए भाग गई है। नेट का आया क्वेश्चन है, बता रहा हूँ आपको। नेट में आया था कि हर्षवर्धन ने किसकी सहायता से विंध्य के जंगलों में अपनी बहन राजश्री को खोज लिया था। उसकी बहन को उसने दामाद को मार दिया था, प्रभाकर दामाद को यानी कि राजश्री के पति को मार दिया था, राजश्री को कारागार में डाल दिया था। बाद में राजवर्धन जब गया लेने के लिए राजवर्धन को पहले मार दिया था। उसके बाद में जो है ये राजश्री जो थी कारागार से भाग करके सती होने के लिए चली गई थी, क्योंकि उस पति नहीं रहा तो उसने शुद्ध हो गई थी, सदमा लगा था, उसने कहा मेरे जीने कोई फ़ायदा नहीं, तो मैं मर जाऊँगी अब। लेकिन सती होने से पहले ही हर्षवर्धन ने उसे खोज निकाला था विंध्याचल के जंगलों में से। नेट का आया क्वेश्चन है 79 को जो राइट आंसर है वो होगा साथी ऑप्शन नंबर ए, भंडी ने, ये विद्वान था। हाँ, कहता है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वर्णित है कि हर्ष तथा राजश्री साथ साथ कन्नौज पर सिंहासन पर बैठे थे? हर्ष तथा राजश्री साथ साथ कन्नौज के सिंहासन पर बैठे थे, एक साथ बैठे थे, बताइए साथी कौन से ग्रंथ में वर्णन है इस चीज़ का? जोंग तियांग हुगु ओ जिंग जी, क्या बात, चाइनीज ग्रंथ है ये। फैंग चिन हर्षरित आर्य मंजूश्री मूलकल्प, या फिर जोंग तियांज हुगु ओ जिंग जी। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से राइट आंसर चूज करना। बताइए बराबर क्या राइट आंसर होगा इसका? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फैंग ची में लिखा हुआ है ऐसा। नेक्स्ट आता है कि हर्ष का समकालीन वल्लभी का शासक कौन था जिसने हर्ष को परास्त करने के पश्चात उससे मित्रता कर अपने पुत्र का विवाह कर दामाद बना लिया, जो कि पुलकेशिन II के विरुद्ध महान कूटनीतिक उपलब्धि थी। अच्छा जी, हाँ,
हर्ष ने इसको पराजित कर दिया था भाई, ठीक कह रहा, ठीक कह रहा। हर्ष ने इसको परास्त करने के पश्चात उससे मित्रता कर अपनी पुत्री का विवाह कर दामाद बना लिया, और पुलकेशिन II के विरुद्ध महान कूटनीतिक उपलब्धि थी। यार ये गलत नहीं हो गया, हर्ष का तो कोई औलाद ही नहीं थी, वो तो निसंतान था भाई। हर्ष ने कब से अपनी बेटी का विवाह कर दिया? हाँ, हो सकता है उसने अपना बेटी का विवाह किया हो, क्योंकि जो भी सी बात है, जो राजा हारता है ना वही अपनी बेटी देता है, जीता हुआ थोड़ी अपनी बेटी को उसको देगा यार, वो क्यों देगा। और दूसरी बात, हर्ष का तो कोई वो था ही निसंतान मारा था तो बेचारा। जहाँ तक मेरा याद है 641 में हार गया था, 647 में इसकी डेथ हो गई थी, और 606-641 के बीच का शासन होता था। हाँ, और ये नहीं, इसकी संतान जहाँ तक मेरे ख्याल नहीं थी यार। और हाँ, इसने इसका शादी की होगी, इसकी बेटी को इसने दामाद बना लिया था पुलकेशिन, क्या बोलते हैं आपका, वल्लभी के शासक ने। वो हार गया तो उसने फिर अपनी बेटी का वैसे कर दिया, इसको अपना दामाद बना लिया। फिर दोनों ने मिलकर पुलकेशिन II के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, लेकिन अफसोस ये हार गया था। 81 का राइट आंसर वो होगा जो साथियों ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवसेन II ने कहता है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में पुलकेशिन II द्वारा हर्ष के पराजय का उल्लेख मिलता है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। इजी होगा यह आंसर, तो बता सकते हो आप लोग आसानी के साथ। इसका आंसर बताइए फटाफट क्या होगा। इसका जो राइट आंसर था वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एहोल अभिलेख और यक्करी अभिलेख दोनों में दिया हुआ ऐसा। हर्ष के इंतु पंच भारत, जिसे उसे अपना अधिकार अधीन कर लिया था, में कौन सा सुमेलित नहीं है। यानी कि जिंतु जो है ना, चाइनीज संस्मरणों में भारत को जो कहा ना यिंतु कहा गया है, जिंतु या यिंतु, ठीक है। लेकिन उसका हिंदी में शब्द अर्थ होता है पंच भारत, जिसे कि हर्ष ने जीत लिया था। ये लिखता है आपका ह्वेनसांग ने लिखा है इसके बारे में, ठीक है। उसमें कहता है कौन सा राज्य जो कि उसमें नहीं था। तो 83 का जो राइट आंसर होगा ना वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंध बहुत दूर पड़ जाता है ना अपना। सिंध तो आधुनिक पाकिस्तान में है। तो और इसका जो क्या बोलते हैं आपका हर्ष का जो शासन था, हरियाणा पंजाब और ये पूरा मध्य भारत, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल तक चला जाइए, उधर से लगा लिया उड़ीसा है, नीचे मध्य प्रदेश तक नीचे पहुंच गया था। यहाँ तक तो पूरा शासन था इसका, लेकिन सिंध इसके शासनकाल से बाहर था। हर्षवर्धन ने बंसखेड़ा अभिलेख 628 ईस्वी का प्रकाशन जिस जय स्कंदावर सैनिक शिविर से किया था, कौन था बताइए। बंसखेड़ा अभिलेख 628 में निर्गत करवाया था, प्रकाशन किया था, जिसमें उसे सिग्नेचर मिलते हैं। और जय स्कंदावर सैनिक शिविर से किया था, कौन सा सैनिक शिविर से किया था बताइए। जगह का नाम होता है सैनिक शिविर, जहाँ जहाँ डाले जाते हैं ना उस जगह का नाम होता है जय स्कंदावर या सैनिक शिविर बोलते हैं उनको। 84 जहाँ उनकी आर्मी वगैरह रहती है। का जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, वर्धमान कोटी। कहीं धरनी कोट मिल सकता है आपको। हाँ, कहता है कि डॉक्टर ब्यूलर द्वारा हर्षचरित में किस एक शासक का नाम नरेंद्र गुप्त खोजा गया है, जो कि शिव का परम भक्त था। डॉक्टर ब्यूलर द्वारा हर्षचरित में शासक का नाम खोजा गया जिसका नाम है नरेंद्र गुप्त, जो कि शिव का परम भक्त था। उसका शासक कौन सा शासक था वो। का राइट आंसर बताइए क्या होगा। इजी है, अगर आपने डिटेल पढ़े हो तो बता सकते हो यार।
क्यों? क्योंकि देखो साथियों, शिव का परम भक्त शशांक था, ये शैव कट्टर शैव था, इसीलिए इसने बौद्धों को बहुत सताया था और आपके बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, जो बोध गया में था, जहाँ पर महात्मा बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई थी, ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस बोधि वृक्ष को इसने कटवा दिया था, आग लगा दी थी उसमें। कट्टर था ये, शैव भक्त था। कहता है कि कांगोद प्रदेश को जीतकर हर्ष ने निम्न में से किस बौद्ध विद्वान को, जो अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध था, 80 बड़े गांव की आय को दान में देने का प्रयत्न किया, परंतु उसने विनीत भाव से अस्वीकार कर दिया। क्या बात है, कांगोद प्रदेश जीत लिया था उसने, और किसी बौद्ध विद्वान को देने के लिए, जो अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध था ना, उस बौद्ध विद्वान को दान देना चाहता था। 80 बड़े गाँव की आय को दान देने का प्रयत्न किया, परंतु उसने विनीत भाव से अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया प्यार से, महाराज मुझे नहीं चाहिए। तो बताइए साथियों, कौन से वो विद्वान पुरुष थे? 86 थोड़ा ये ना डाउटफुल क्वेश्चन लग रहा है भाई मुझे। 86 का आंसर हालांकि इसमें दिया हुआ है आपका जयसेन, लेकिन मेरे साथ मातंग दिवाकर हो सकता है वो, ये दिया हुआ राइट आंसर। तो किसी को श्योर हो तो बताना ज़रा, देखेंगे बाद में इसको। हर्षवर्धन द्वारा ग्रहवर्मा की मृत्यु के बाद कन्नौज को अपने राज्य में सम्मिलित करने के को किसने शांतिपूर्ण अपहरण कहा था? हर्षवर्धन द्वारा ग्रहवर्मा की मृत्यु के बाद कन्नौज को अपने राज्य में सम्मिलित करने के को किसने शांतिपूर्ण अपहरण कहा था? ये क्या मतलब हुआ? उसका दामाद था, और क्या बोलते हैं, हर्षवर्धन का जीजा था वो, राजेश्वरी का पति था ग्रहवर्मा, और ग्रहवर्मा को मार दिया था, तो उसने अपनी बहन को कर लिया, अपने उस राज्य में ला लिया हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन ने क्या बुरा किया इसमें? शांतिपूर्ण अपहरण क्या हाँ का यार, उसने तो मैच करने के लिए करना पड़ता है वो, तो नहीं तो कोई दूसरा कर लेगा, तू नहीं करेगा, सीधी सी बात है यार, इसमें क्या है। 87 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका RS त्रिपाठी, रमाशंकर त्रिपाठी, ये कहता है ऐसा। पता नहीं कौन सा खोज करी इसने भाई साहब ने। आगे कहता है कि वर्ष 641 ईस्वी में चीनी सम्राट ताइसुंग के दरबार में हर्ष ने एक ब्राह्मण दूत भेजा। प्रत्युत्तर में, उसके उत्तर में चीनी नरेश ने 3 चीनी दूत मंडल भेजे। पहला चीनी दूत मंडल निम्न में से किसके नेतृत्व में हर्ष के दरबार में भेजा गया? ओहो भाई साहब, बताइए उस दूत मंडल के जो लीडर था उसका क्या नाम था, किसके नेतृत्व में भेजा गया था वो? 641 की बात हो रही है। चीनी सम्राट ताइसुंग के दरबार में हर्ष ने एक ब्राह्मण दूत भेजा था, मंत्रिमंडल भेजा था अपना एक ब्राह्मण दूत भेजा था। बदले में चीनी नरेश ने भी 3 दूत मंडल भेजे बारी बारी। पहला जो दूत मंडल आया था वो किसके नेतृत्व में आया था हर्ष के दरबार में? बताइए साथियों। 88 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कहता है कि 89 निम्नलिखित में से किसने लिखा कि चूंकि बौद्ध धर्म का जन्म भारत में हुआ, इसलिए आपको एक अनुचर होने के नाते मुझे 3 बार वहाँ भेजा गया। क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में किसने लिखा कि चूंकि बौद्ध धर्म का जन्म भारत में हुआ, इसलिए आपका अनुचर मतलब एक नौकर, एक प्रकार सेवक, आपका एक सेवक होने के नाते मुझे 3 बार वहाँ भेजा गया। किसने लिखा ये? 3 बार भारत आता, बोला ना कि दूत मंडल भेजा था, तीन दूत मंडल भेजा था, तीनों दूत मंडल में वो बंदा था, इसका मतलब तो तो 89 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वांग श्वात्से करके चीनी यात्री था ये भी एक, जो कि तीनों ही उसमें क्या बोलते दूत मंडल में साथ में आया था। इसने लिखा कि मुझे 3 बार वहाँ भेजा गया, भारत का जन्म स्थान बुद्ध होने के कारण।
नेक्स्ट कहता है कि राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के प्रश्न को तय करने के लिए इनमें से किसने मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई थी। इम्पोर्टेंट फैक्ट है साथियों, बताइए ज़रा किसने बुलाई थी बैठक। कि भाई हर्षवर्धन का बड़ा बेटा, प्रभाकर वर्धन का बड़ा बेटा राज्यवर्धन था, राज्यवर्धन को मार दिया था धोखे से गौड़ नरेश शशांक ने। तो फिर उसकी मृत्यु के बाद हर्ष ने मना कर दिया था कि मैं तो नहीं बैठूंगा राजा सिंहासन पे। तो बताइए साहब 90 क्वेश्चन पर 90 का राइट आंसर क्या होगा। ऐसा था, एक ही इनका शुभचिंतक था। ऐसे क्वेश्चन के लिए तो थोड़ा पढ़ोगे तो आ जाएगा। तो वो था आपका भंडी। आ गया था कि हर्ष में प्रांतीय प्रशासक के लिए निम्न से कौन सा शब्द मिलता है। तो बताइए साथ 91 का राइट आंसर क्या होगा। 91 क्वेश्चन कहता है कि हर्ष चरित्र में प्रांतीय प्रशासक के लिए निम्न में से कौन सा शब्द मिलता है, यानी कि स्टेट लेवल के ऊपर कौन सा एडमिनिस्ट्रेटर होता था, उसके लिए कौन सा शब्द है। इसके लिए जो मिलता है साथियों वो मिलता है आपका ऑप्शन नंबर डी, लोकपाल। कहता है कि हर्ष के वंशखेड़ा तथा मधुबन लेख के उत्कीर्णकर्ता क्रमशः कौन थे। किस किस ने मिलकर के लिखा था हर्ष का वंशखेड़ा अभिलेख और मधुबन लेख। किन दो लोगों ने लिखा था, उन दोनों का नाम बताइए। तो 92 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर व गुर्जर। साथ ही पड़ोस में जेसीबी आ गई और रोड तोड़ने का काम चल रहा है। लाइन बिछाई जा रही है, पहले रोड बनाएंगे फिर उसको तोड़ के फिर लाइन बिछाएंगे। ऐसे पहले याद नहीं आता इनको। कोई नहीं यार, खैर अपना काम करो, अपना काम करें, अपना काम करते हैं। 93 कहता है कि बाण भट्ट ने निम्न में से किस स्थान के निवासियों को कोट्याधीश बताया है, यानी कि करोड़पति। क्या बात है, करोड़पति उस टाइम पे होते थे भाई साहब, लखपति, करोड़पति, अरबपति सारे होते थे। तो कहते हैं बाण भट्ट ने कौन से स्थान के लोगों को कोट्याधीश कहा है। करोड़पति कहाँ रहते थे उस समय के। मथुरा, उज्जैन, कन्नौज या थानेश्वर। तो ये जो 93 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन में। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर बहुत फेमस है, मध्य प्रदेश में पड़ता है ये आपके। निम्न में से कौन सा जुग्म सही नहीं है। एक तरफ कुछ अधिकारियों का नाम दे रखे हैं, एक दूसरी तरफ उनकी डिटेल दे रखी है। तो बताइए साथियों चारों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा है। इजीली बता सकते हो, इजीली, सही बता रहा हूँ, इजीली बता सकते हो। पढ़ोगे तब ऐसे नहीं, खाली पीले नहीं, तुक्के नहीं मारने। यामचेट यात्रा में पहरा देने वाले महिला पुलिस बिल्कुल सही है। कटुक दंड न्याय का प्रबंध करने वाला अफसर बिल्कुल सही है। जटमती बाजार में क्रय विक्रय वाली वस्तुओं पर कर वसूलने वाला अधिकारी बिल्कुल सही है। ये डी गलत है, बिल्कुल ये गलत है, यानी कि यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाथियों का महावत ये सही नहीं है। बाण भट्ट ने हर्षचरित में कितने प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख करता है। ओए होए होए, क्या बात है भाई साहब, बताओ कितने प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख किया बाण भट्ट ने हर्षचरित में। 95।
तो 95 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाते ऑप्शन नंबर डी, 9 प्रकार के वस्त्रों को उल्लेख करता है बाणभट्ट हर्षचरित में। कहता है कि प्रयाग महामोक्ष परिषद समारोह में क्रमशः प्रथम द्वितीय और तृतीय, पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन किसकी पूजा की गई? पहले दिन कौन से देवता की, दूसरे दिन कौन से देवता की, तीसरे दिन कौन से देवता की, ये पूछना, ये बताना आपने। बताइए। महामोक्ष परिषद हुआ था ना, जिसमें वेनसांग सम्मिलित हुआ था और क्या बोलते वहाँ पर झगड़ा हो गया था, हर्ष ने पक्षपात किया था, मायान को बना दिया था। वेनसांग जो था बौद्ध धर्म के मायान पद्धति का उपासक था, इसलिए उसको महामोक्ष देव की उपाधि दी गई थी। तो ये दूसरे धर्मों का अनुत्पाद मचाना शुरू कर दिया, वहाँ पर पंगा कर दिया ब्राह्मणों ने। तो उसने कुछ ब्राह्मणों को मृत्युदंड दे दिया, कुछ ब्राह्मणों को देश निकाला दे दिया, कुछ लोगों को कारागार में डाल दिया। 11th क्लास की ओल्ड R.S. शर्मा की NCERT पढ़ लेना, डिटेल मिल जाएगी उसमें, इसकी पूरी रामकांड दी गई है। 96 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, महात्मा बुद्ध। पहले दिन की गई थी महात्मा बुद्ध की, दूसरे दिन की गई थी आपके पहले महात्मा बुद्ध की, दूसरे दिन आदित्य की, और तीसरे दिन शिव की। आदित्य बोले तो कोई बताएगा? सूर्य का एक नाम होता आदित्य। 97 कहता है कि गोखले का सार्वजनिक जीवन भारत की आधुनिक नरम दलीय राजनीतिक विचारधारा का पूरा लेखा जोखा था। यह कथन गोपाल कृष्ण के बारे में किसने कहा है? बताइए। सही कहता है बंदा, क्योंकि गोखले तो बेचारा नरम दली था, वो तो बुजुर्ग था, और लेकिन महात्मा गांधी का गुरु था, राजनीतिक गुरु। महात्मा गांधी ने गोखले को बनाया था। ठीक है, तो गोखले का जो कहता है कि सार्वजनिक जीवन जो था ना, भारत की आधुनिक नरम दलीय राजनीति विचारधारा का पूरा लेखा जोखा था। नरम दलीय राजनीति का ताम जाम था उसमें पूरा। यह कथन गोपाल कृष्ण के बारे में किसने कहा? तो 97 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर शाहन्नी। इसने कहा भाई गोखले के बारे में। गोखले पढ़े लिखे इंसान थे। (98) कहता है कि सफदर अली का हत्यारा कौन था? सफदर अली कौन था भाई? सफदर अली टीपू सुल्तान के संबंध में तो नहीं है कहीं है। किसी को पता हो तो बताना भाई, सफदर अली कौन? सफदर जंग का तो सुना है, सफदर अली का पता नहीं कौन था। कहते सफदर अली का हत्यारा कौन था? किसने हत्या की सफदर अली की? तंजौर के जनरल ने, उसका रिश्तेदार ने, फ्रांसीसियों ने या डचों ने? किसने मारा उसको? 98 कहता है इसका जो राइट आंसर होगा, बताइए फटाफट क्या था साथियों? नंबर बी, उसी का रिश्तेदार, उसने मार डाला उसको बेचारे को। आगे कहता है कि चंदा साहिब को किसने मारा? बताओ जी, चंदा साहिब की हत्या किसने की? 99 तंजौर का जनरल ने मारा, उसके मित्र ने मारा, अंग्रेजों ने मारा, फ्रांसीसियों ने मारा? किसने मारा? जो 99 जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तंजौर के जनरल ने इसका मर्डर कर दिया था, चंदा साहिब को। नेक्स्ट कहता है 100 क्वेश्चन नंबर 100, और आज का अंतिम क्वेश्चन है ये कि लैली को वांडीवासी युद्ध में किस अंग्रेज जनरल ने पराजित किया था? ये लाली होगा यार, लैली नहीं, लाली। लाली
यूँ पर इस प्रकार लिखा जाएगा लॉली। तो लाली को वांडीवास के युद्ध में किस अंग्रेज जनरल ने पराजित किया था, बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर 100 ये था आपका जनरल आयर कोट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे साथियों जिनको हमने आज सॉल्व किया आपके सामने। नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा नए क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। और हाँ, एक बात और बता देता हूँ, क्या तो सबको पता ही है, फेयर फॉर्म का कोई क्लास नहीं होगी, वो हमारी आगे से हमारी जो सारी क्लासें जो भी होंगी एग्ज़ाम तक, वो मेरे चैनल पे हिस्टोरिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे चलेंगी। उसी को ज्वाइन कर लेना है, लाइक करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है मैक्सिमम, और सब्सक्राइब कर लेना है। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए साथियों, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। क्लास रन करने के लिए थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेष, गुड लक, बेस्ट विशेष, थैंक यू सो मच। जय हिंद और जय भारत। और हाँ, 15 अगस्त को तिरंगा झंडा जरूर फहराना साथियों, हर घर झंडा जरूर होना चाहिए तिरंगे का।